देखिए लास्ट क्लास आप लोग को मैंने स्टिमुलेशन क्या होता है वो लिखवा भी दिया था, ठीक है। पब्लिक स्टिमुलेशन, प्राइवेट स्टिमुलेशन, ये भी अच्छे से पढ़ा दिया था, लिखवा दिया था और अच्छे से एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। सपोर्ट्स वगैरह इन सब का हर एक चीज, हर एक वर्ड का मतलब मैंने समझा दिया था। आज जस्ट आपको जस्ट मार्क करना है, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन अगर पूछा एग्जाम में कि बस उतना ही लिखना था। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे ये वाला, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो जो इंपॉर्टेंस है, हेलो, ये जो इंपॉर्टेंस वाला वर्जन है ये सपोर्ट के लिए भी लिख सकते हो और स्टिमुलेशन के लिए भी लिख सकते हो, समझ गए ना। तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट का मतलब होता है या तो फाइनेंशियल सपोर्ट या तो गाइडेंस सपोर्ट, है ना। किसी टाइप का सपोर्ट का मतलब किसी भी टाइप का सपोर्ट। बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपने जिस भी टाइप का सपोर्ट दिया दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। अब वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी हो सकता है, ठीक है, मेंटरशिप वाला भी हो सकता है, किसी भी टाइप का सपोर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देखो, सपोर्ट इन एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू द असिस्टेंस, मतलब हेल्प, गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, एंड रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस में कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है। रिसोर्सेस में तो कुछ भी हो सकता है ना, कि भाई आपके पास कुछ स्टाफ थे, आपने स्टाफ देकर सपोर्ट कर दिया, आपके पास खुद की ऑफिस थी, आपने ऑफिस देकर बोलो, समझ गया। तो रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपने अपना लैंड दे दिया कि जाओ ये लैंड दे दिया, यहाँ पे अपना ऑफिस बना लो। आपने अपना स्टाफ दे दिया, उसको क्या बोलते हैं? लेबर। आपने पैसे की मदद कर दिया, क्या बोलते हैं? कैपिटल। आपने मेंटरशिप दे दिया। तो रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है। तो सपोर्ट का मतलब क्या होता है? एनी टाइप ऑफ हेल्प, एनी टाइप ऑफ गाइडेंस एंड एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज प्रोवाइडेड। किसको? आप ये सब कुछ किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? असिस्टेंस, गाइडेंस, रिसोर्सेस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? ये सब आप किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? बोलिए तो, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? टू हेल्प देम स्टार्ट, मैनेज एंड ग्रो देयर बिजनेस सक्सेसफुली। आप एस असिस्टेंस, गाइडेंस, रिसोर्सेस इसलिए दे रहे हैं जिससे आप बिजनेस को, जिससे एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस को क्या करे? स्टार्ट कर पाए, मैनेज कर पाए और ग्रो कर पाए। अरे बोलो ना, आप असिस्टेंस क्यों दे रहे हैं? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। गाइडेंस वगैरह क्यों दे रहे हैं? बिजनेस को मैनेज करने के लिए। पैसे वगैरह क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? कैपिटल क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो वट एवर यू प्रोवाइडेड टू द एंटरप्रेन्योर, द इंटेंशन इज दैट कि बिजनेस स्टार्ट करो, ग्रो करो और धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। यही तो सपोर्ट हो गया। ओके, तो इसको पूरा पूरा मार्क कर लो, इसको पूरा मार्क कर लो। आज पूरा खाली क्लास, कहाँ गया सब लोग? सब घूमने, इन लोग का बैच में जगह ही नहीं बैठने का। हाँ, एक्स्ट्रा देख लो मंगा के बैठा है। हाँ, तुम लोग का बैच में जिस दिन सब आ जाता है, जिस दिन सब आ गया ना, मतलब 60-70 स्टूडेंट सिर्फ ऑफलाइन एडमिशन लिया, लेकिन वही तो, एक दिन सब आएगा लगेगा सेंटर छोटा हो गया, और एक दिन कोई नहीं आएगा लगेगा सेंटर बड़ा हो गया। दिस सपोर्ट, अच्छा ये सपोर्ट कहीं से भी आ सकता है, गवर्नमेंट के थ्रू भी आ सकता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर सपोर्ट। याद है ना? प्राइवेट सेक्टर स्टिमुलेशन, पब्लिक सेक्टर स्टिमुलेशन, वही बोल रहा है कि दिस सपोर्ट कैन फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक के थ्रू, बिजनेस एसोसिएशन। अच्छा, ये बिजनेस एसोसिएशन क्या होता है ना, एंटरप्रेन्योर का खुद का एसोसिएशन होता है। ऑल इंडिया एंटरप्रेन्योर का खुद का एसोसिएशन है, तो लोग उसका मेंबरशिप लेते हैं। तो एसोसिएशन की तरफ से भी सपोर्ट आता है, जैसे वो लोग सेमिनार, वर्कशॉप या फ्री गाइडेंस ये सब प्रोवाइड करते हैं, मेंटरशिप एंड इवन द फैमिली मेंबर। तो सपोर्ट भाई कहीं से आ सकता है। गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट दिया कैसे? टैक्स के फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, है ना। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल्स इंडिया, जो बहुत ही लो कॉस्ट में आपको स्किल्स वगैरह सिखाई जा रही है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बैंक का सपोर्ट, बिजनेस एसोसिएशन। अब मैंने क्या बोला, ऑल इंडिया एंटरप्रेन्योरशिप का खुद का एक एसोसिएशन होता है, तो जितने भी एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं ना वो उसका मेंबर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे साल भर में ना अलग अलग लोकेशन पे फ्री वर्कशॉप,
फ्री गाइडेंस ऐसे प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे ना बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर जब मिलते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, जान पहचान बनती है ना। जान पहचान से ही तो बिजनेस क्या करता है, ग्रो करता है। इसको बोलते हैं बिजनेस एसोसिएशन। अब इसमें ऑल इंडिया भी आ सकता है। एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को भी हेल्प करता है और बदले में क्या लेता है, कुछ शेयर्स ले लिया। जैसे मान लो एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी क्या करी, छोटी कंपनी को सपोर्ट कर रही है, तो उसका कुछ शेयर्स अपने नाम करवा लिया, इक्विटी कुछ अपने नाम ले लिया। कल को ये ग्रो करेगी तो उनके शेयर का दाम बढ़ेगा, तो बड़ी कंपनी को क्या हो गया, हेल्प होगा। इसको बोलते हैं बिजनेस एसोसिएशन। फिर क्या हो गया, मेंटर्स। मेंटर्स जो बिजनेस गुरु होते हैं, ठीक है। एंड इवन फैमिली मेंबर, अगर आपका फैमिली बिजनेस है तो आप, अगर आपके फैमिली बिजनेस है या आपके फैमिली मेंबर में कोई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो वो भी तो आपको हेल्प कर सकता है। अब आपके भैया अगर बहुत अच्छे बिजनेसमैन है तो इतना तो आइडिया है कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे तो कैसे ग्रो करना, उनसे भी मदद मिलेगी ना। तो फैमिली मेंबर का सपोर्ट। आ जाओ, इनको बुक दे दो। ओए, एक कानून निकाल, इनको बुक दे दो। अच्छा तुम बताओ, ये सपोर्ट क्या करता है, सपोर्ट इंश्योर करता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, इंश्योर दैट एंटरप्रेन्योर हैव द नेसेसरी हेल्प टू ओवरकम द चैलेंजेस, टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन एंड अचीव द बिजनेस गोल। ये सपोर्ट्स क्या करता है, ये सपोर्ट मदद करता है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उससे ओवरकम करने में। अरे आप बताओ ना, आज आपके लाइफ में कुछ भी मुसीबत पड़ता है तो फैमिली मेंबर या आपके चाहने वाले जब आपको सपोर्ट करते हैं तो आप उस सिचुएशन से निकलने में क्या होता है, मदद मिलता है। कुछ भी अगर दिक्कत आती है लाइफ में तो पापा अगर सपोर्ट करते हैं, माँ सपोर्ट करती है, फैमिली मेंबर सपोर्ट करते हैं, दोस्त यार सपोर्ट करते हैं, तो उस सिचुएशन से क्या होता है, आप निकल जाते हैं, है ना। तो ये जो भी सपोर्ट्स है, चाहे वो पैसे का सपोर्ट हो, चाहे वो गाइडेंस का सपोर्ट है, किसी भी टाइप का सपोर्ट क्या करता है, बिजनेस को ग्रो करने में मदद करता है। और जो भी रिस्क है, जो भी चैलेंजेस है, उससे निकलने में मदद करता है। सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ, क्लियर है ना ये चीज। अच्छा, इंपॉर्टेंस क्या है सपोर्ट का, सपोर्ट का महत्व क्या है आपके जीवन में, सपोर्ट का महत्व क्या, आप सोचो ना। गार्जियन का सपोर्ट आपके जीवन में क्या महत्व है, पहला पहला आपके लाइफ में कोई भी मुसीबत है उसको सॉल्व करने के लिए आपको अपने गार्जियन का सपोर्ट चाहिए। आपको अच्छे से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपके ग्रोथ के लिए आपके गार्जियन का सपोर्ट चाहिए। आपके एजुकेशन के लिए क्या चाहिए, आपके गार्जियन का सपोर्ट चाहिए, ठीक है। एट द एंड आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो अपने गार्जियनशिप से है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनका हर एक पल, हर एक मोमेंट आपको क्या लगेगा, सपोर्ट लगेगा। हर एक पल आप, हम लोग गुस्सा में बोल देते हैं, नहीं हम लोग ठीक है, गुस्सा हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन आपको पता हर एक मोमेंट आपको अपने फैमिली का सपोर्ट चाहिए। तो वही बोल रहा है, ओवरकम द डिफिकल्टीज, कि कोई भी बिजनेस में अगर डिफिकल्टीज आ रही है तो सपोर्ट्स के मदद से हम लोग क्या करते हैं, उस डिफिकल्टी से निकल जाते हैं। जैसे मान लो पैसे की प्रॉब्लम आई तो बैंक ने सपोर्ट कर दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये डिसीजन आप कैसे ले पाओगे, तो आपने मेंटर, किसी मेंटर को हायर किया, मेंटर ने आपको हर चीज़ बताया, ये इसका पॉजिटिव साइड है, ये इसका नेगेटिव साइड है। फिर मेंटर ने आपको एडवाइस दिया कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो किसी भी टाइप की अगर डिफिकल्टीज आती है तो सपोर्ट की मदद से आप उस डिफिकल्टीज को कॉन्कर कर पाते हो, डिफिकल्टीज को आगे, डिफिकल्टी को खत्म करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर होता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अब आप बताओ ना, आपके जीवन में अगर अकेला रहे आप, आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई आपको देख के बोलता है धरती का बोझ है बस हमने, तो अपने लगता है भाई कुछ तो दिक्कत है। कॉन्फिडेंस से क्या होता है, डाउट हो जाता है। लेकिन अगर सब लोग साथ में रहे और आप कुछ भी करना चाहते हैं तो लोग आपका मदद करें। आपने बोला कि आप सीए बनना चाहते हो, लोग बोले हाँ बढ़िया भाई, तुम ही सीए बन सकता और कोई नहीं बनेगा, तुम बनो सीए। तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, सामने वाला आपको सपोर्ट कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, सातवें आसमान पे। ऐसे ही अगर पैसे की सपोर्ट मिल रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम की सपोर्ट मिल रही है, यहाँ तक ये बोला जा रहा है कि आपको जिस चीज़ का जरूरत है हम सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो कॉन्फिडेंस क्या होगा, हाई होगा। तो जो एंटरप्रेन्योर है उनका कॉन्फिडेंस को हाई रखने के लिए भी सपोर्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। फिर क्या बोला गया, इनकरेजिंग द इनोवेशन। क्या बोला गया, इनक्रीजिंग द इनोवेशन। ये तो अच्छा तुम बताओ, इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, दो इंपॉर्टेंट चीज। अगर आपको इनोवेशन करना है तो सबसे पहले चाहिए आपके पास पैसा। पैसा हेल्प करेगा नई नई टेक्नोलॉजी को परचेज करने में। रिसर्च एंड R&D समझते हैं तुम लोग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो लैब वगैरह होते हैं ना, तो अब बताओ वो एक लैब है, लैब में बड़ी बड़ी मशीनरी लगेंगी, बड़े बड़े कंप्यूटर्स लगेंगे, उसके लिए क्या चाहिए, पैसा। साइंटिस्ट चाहिए उसके लिए। अब साइंटिस्ट को अगर आप हायर करोगे तो क्या चाहिए, कोई भी साइंटिस्ट अगर आपके लिए रिसर्च करेगा तो क्या देना पड़ेगा, पैसा। तो अगर आपको इनोवेशन करना है, रिसर्च करना है, तो पहला सपोर्ट चाहिए पैसे का,
क्योंकि पैसे से आप लैब करोगे, लैब का व्यवस्था करोगे, पैसे से आप बड़े बड़े डायरेक्टर को हायर करोगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट को हायर करोगे, या बड़े बड़े जो हाईली एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं उनको हायर करोगे। उनकी मदद से आप क्या करोगे, इनोवेशन करोगे। इनोवेशन पता है ना तुम लोग को? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? कुछ नया करना, ठीक है। तो अगर आपको कुछ नया करना, कुछ प्रोडक्ट में नया करना, आज तुम बताओ, अगर मैं अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूं, कुछ नया करना चाहता हूँ, कुछ नया मतलब कि जैसे मान लो नॉर्मल जो टीचर्स कर रहे हैं उनसे हट के मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो मेरे को उस हिसाब से क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उस हिसाब से क्या चाहिए? पैसा चाहिए, तब जाके मैं वो काम कर पाऊंगा। तो इनोवेशन के लिए भी आपको चाहिए पैसा प्लस गाइडेंस। पैसा सबके पास होता है पर गाइडेंस सबके पास नहीं होता है ना। तो पैसा चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए? मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तब जाकर के आप बिजनेस को क्या कर पाओगे? ग्रो कर पाओगे। सेम चीज लिखा हुआ, असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, मेंटरशिप एंड एक्सपोजर मोटिवेट एंटरप्रेन्योर टू क्रिएट एंड डेवलप द इनोवेटिव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को प्रॉपरली ट्रेन करते हो, प्रॉपरली मेंटरशिप प्रोवाइड करते हो, एंड एक्सपोजर टू मोटिवेट का मतलब क्या होता है? आप उसको हर तरीके से सहायता दे रहे हो। भाई पैसे चाहिए, पैसे मिल जाएंगे, गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस मिल जाएगा, ट्रेनिंग चाहिए, ट्रेनिंग दिलवा देंगे, लैब चाहिए, लैब का व्यवस्था करवा देंगे। तब जाकर एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इनकरेज होता है, इनकरेज होता है और कॉन्फिडेंस क्या करता है? हाई रखता है, तब जाकर के वो एक नया प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको बोलते हैं इनकरेजिंग द इनोवेशन। अरे समझ में आ रहा है तुम लोग को? नेक्स्ट क्या हो गया? इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। तुम मुझे बताओ ना, कॉन्फिडेंस हाई है, डिफिकल्टीज कम हो रही हैं, इनोवेशन कर रहे हो, तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? अरे प्रोडक्टिविटी भी क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस हाई है तो आप कोई भी काम करेंगे उसमें मन लगा के काम करेंगे, है ना। आपको अगर हर तरीके से, अगर आज आप बताओ, अगर आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पापा ने बोला पैसा चाहिए बेटा, हम देंगे, तुम पैसे का टेंशन मत रखो, तुमको जो कोर्स करना है करो, सारा का सारा पैसे का जिम्मेदारी मेरा। तुमको घर पे रह के पढ़ना, घर पे रहो, तुमको हॉस्टल में जाके पढ़ना, हॉस्टल में रहो, तुमको इंडिया में रहना, इंडिया में रह के पढ़ाई, कहाँ रहना, पढ़ाई करो, हम है, तुम्हारा पापा जिंदा है। अगर ये बात आपको जस्ट सुनाई पड़ जाता है कि आपको किसी भी टाइप का हेल्प चाहिए, उसके लिए आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं। हाँ, अरे सुनो, बैठो। कौन सा चीज? ये लो, इंकरेजिंग द इनोवेशन। अरे वही बोला कि इनोवेशन के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मैन पावर चाहिए, ये चाहिए कि आपका मेंटरशिप चाहिए, गाइडेंस चाहिए। तो जब एक एंटरप्रेन्योर को हर प्रकार का सपोर्ट मिलता है, तब जाकर के वो नया नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है। समझ गए ना? इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम्हारे पापा बोलते हैं कि पढ़ाई करने के लिए जिस भी चीज़ का रिक्वायरमेंट है हम आपको सब प्रोवाइड करेंगे, बट आप पढ़ाई करो। तब आपको टेंशन नहीं, आपको खाने का टेंशन नहीं है, आपको जो चाहिए आपको पापा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको जो कोर्स करना है आप वो सारे कोर्स कर रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या होगी? हाई होगी, बिकॉज आपको हर प्रकार का सपोर्ट मिल रहा है। तो वही चीज बोला, इनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी। सपोर्ट्स इन मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या टेक्नोलॉजी। एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको हर प्रकार का सपोर्ट चाहिए। मार्केटिंग, आपने बिजनेस बना लिया, प्रोडक्ट बना लिया, अब उसको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से मार्केटिंग। अब शाहरुख खान आके बोल रहे हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, आया हो सामने। इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, चाहे ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक बोल सकते हैं लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो एक मार्केटिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी मिल रही है। इससे क्या होगा? इफिशियंसी बढ़ेगी और ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। अब देखना, एक कृति सैनन का एक बहुत अच्छा ब्रांड हाइफेन ऐसे बोल के ब्रांड है ना, वो उसका खुद का ब्रांड है, उसका खुद का ब्रांड है, उसमें उसका 20 से 25% का स्टेक है। तो अब ऐसे ब्रांड के लिए सेलिब्रिटी हायर नहीं करना पड़ेगा। अब कृति सैनन एक वेल नोन पर्सनालिटी है, एवरी इंडियन जानते हैं उनको। तो जो एक ऑलरेडी एक चेहरा है, जो एक ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया और सेलिब्रिटी ने आकर जम करके प्रमोशन कर दिया और ये बोल दिया कि भैया हम यही यूज करते हैं। वो थोड़ी बोलेगी मेरी मम्मी गोरी थी, पापा गोरे थे तो हम गोरा पैदा हुए, ये नहीं बोलेगी। बोलेगा हम यही लगा के गोरा बने हैं। वो तो यही बोलेगा, उसको बेचना है सामान, उसको तो सामान बेचना है, तो यही लगा के बोलेगा। अब सब रेस में हमको भी वही चाहिए, वही ग्रो चाहिए। प्रोडक्ट बिक गया, विद इन ए 2 ईयर वो कंपनी 200% ग्रो करी है। विद इन 2 ईयर वो कंपनी 200% ग्रो की है। और कृति सैनन का जो स्टेक था वो पहले 20% था, अब बढ़ करके 35% हो गया। जस्ट वो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, सब कुछ पैसा उनका है,
और वहाँ पे जस्ट क्या है, एज अ सेलिब्रिटी पर्सनालिटी है, इनका भी इन स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट रहा होगा, ऐसा नहीं कि इन्वेस्टमेंट नहीं रहा होगा, बट एक वेल नोन पर्सनालिटी है ना, जो आके बोल रहा है कि भाई ये प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तब उनके चाहने वाले सब लोग वही प्रोडक्ट यूज करेंगे, या उनको देख के जो लोग इंस्पायर होते हैं वही लोग यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट कितना जल्दी ग्रो कर गया, वही अगर कोई अननोन पर्सनालिटी बोलता कि हम ये लगाए थे तब, तो फर्क पड़ता है। मार्केटिंग वर्ड देख रहे हो यहाँ पे, कृति सर ने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, मार्केटिंग किया और कुछ नहीं किया, प्रोडक्ट देखो कितना बढ़ गया। तो उस कंपनी को ग्रो करने के लिए बस यही काफी था मार्केटिंग ही काफी थी उस कंपनी को ग्रो करने के लिए। आप समझ में आया तुम लोग को? ओके, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यहां पे लिख सकते हो लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सस्टेनेबल मीन्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आप कितने साल के होंगे, 18 साल, 18 ईयर्स, ठीक है। आपके 18 ईयर्स के जर्नी में भी बहुत उतराव चढ़ाव आए होंगे, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी लग रहा है कि लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, कभी लग रहा है बहुत कुछ हो रहा है तो अभी लग रहा है ना, तो आया होगा ऐसा उतराव चढ़ाव, बहुत आया होगा। तो आप अभी सोचो, आप अभी आपका उतना जान पहचान नहीं है, आपका भी उतना जान पहचान, अभी लोग आपको उतना नहीं पहचानते, स्टिल आपको अपने रेपुटेशंस का डर है, स्टिल आप बहुत परेशान रहते हो, कितना कुछ लाइफ में करना है, इतना कुछ हो रहा है, कैसे हैंडल होगा। सोचो अभी आपका जर्नी, एक्चुअल जर्नी कुछ नहीं स्टार्ट होगा, अभी तो आप एक स्टूडेंट लाइफ में हो। रियल जर्नी जो स्टार्ट होती है आफ्टर 25 साल को हो जाओगे, सबके उम्मीद के तारे बन जाओगे। वो डजेंट मैटर आप लड़के हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, वो सबके उम्मीद, आंखों में ना उम्मीद दिखेगी आपको देखकर। तो कहने का मतलब क्या होता है कि इतना उतराव चढ़ाव में अगर कोई इंसान, कोई भी इंसान आपके फैमिली मेंबर का या आपका दोस्त का ये बोलता है कि कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ भी होगा हम तुम्हारे साथ हैं, स्टिल जैसा भी होगा हम लोग अपने मैनेज कर लेंगे, इससे क्या होगा, आप टूट जाओगे या आप ग्रो कर जाओगे, ग्रो कर जाओगे, 100% आप ग्रो कर जाओगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या होता है ना, उतराव चढ़ाव लगा रहता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक बार सपोर्ट कर देने से बिजनेस ग्रो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज अगर ऊपर गई है तो नीचे भी आएगी, कोई भी चीज अगर ग्रो किया है तो कभी न कभी वो नीचे भी आएगा। तो जब वो नीचे आ रहा है तो उस वक्त फिर चाहिए सपोर्ट, फिर वो ग्रो करेगा, फिर कुछ टेक्नोलॉजी में चेंजेस आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंजेस आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन कुछ भी चेंज होगा, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगा। आपके जो कंपटीटर, वो भी तो हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे आपके बिजनेस को नीचा करने के लिए, आपके बिजनेस को डुबाने के लिए, वो भी तो कुछ ना कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ चैलेंजेस देगा ही देगा। तो अब उनके सामने अगर आपको 10-20 साल 50 साल सरवाइव करना है तो आपको एक बार सपोर्ट नहीं चाहिए, आपको हर वक्त सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर चाहिए तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए, सपोर्ट का जरूरत है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा था कि इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट, सपोर्ट का महत्व क्या है बिजनेस में। पहला महत्व है कि भाई कोई भी डिफिकल्टीज आएगी तो विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट, चाहे वो पैसे का सपोर्ट हो, चाहे वो मैन पावर का सपोर्ट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हो, चाहे किसी भी टाइप का सपोर्ट है। हाइफन वाला एग्जांपल दिया ना कृति सेनन ने, कृति सेनन ने कैसा सपोर्ट दिया था, मार्केटिंग का सपोर्ट दिया था, तो कंपनी ग्रो कर गई। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस को ग्रो करने में, बिजनेस की डिफिकल्टीज को खत्म करने में सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। दूसरा क्या, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। तीसरा क्या, नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करने में भी सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, क्योंकि अगर आपको इनोवेशन कर रहे हो ना तो आपको मैन पावर और पैसा दोनों चाहिए। बिना मैन पावर पैसे का आप इनोवेशन नहीं कर पाओगे। देखो ना, आज पीडब्ल्यू कितना बड़ा ब्रांड है, स्टिल उसको पैसे का रिक्वायरमेंट है, स्टिल वो आईपीओ लेकर आ रहा है, आईपीओ स्टिल वो लेकर आ रहा है। पीडब्ल्यू कितना बड़ा ब्रांड है एजुकेशन सेक्टर में, वो आईपीओ लेकर आ रहा है। आईपीओ से क्या उठाएगा, सोना चाहती है, आईपीओ से क्या उठाएगा, पैसा, और फिर वो पैसे से क्या करेगा, घूमने जाएगा, उस पैसे से फिर वो कुछ ना कुछ नया करेगा। अरे पैसे उठाएगा तो कुछ ना कुछ नया करे। तो इनोवेशन के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो इनोवेशन के लिए भी सपोर्ट का रिक्वायरमेंट है। इनहेंस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी भी, अगर आपके पास पैसा है, सपोर्ट्स है, आपके पास हर प्रकार का मेंटरशिप है, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर होगा ना। सच बताना, दिल से बताना, अगर चीज़ें क्लियर हो जाती है तो क्या अपने लैंग्वेज बनाकर नहीं लिख पाओगे,
अरे जरूरी नहीं तुमको वर्ड टू वर्ड लिखना, अपना लैंग्वेज लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी साइन करेगा ना वो जस्ट हेडिंग पर देखकर कॉपी साइन, इतना कॉपी साइन करना रहता है। हम लोग आपका टेस्ट लेते हैं 30-40 कॉपी साइन करने में हालत खराब हो जाता है, उन लोगों से पूरी यूनिवर्सिटी को कॉपी साइन करना है। अब बहुत ज़्यादा टीचर्स भी नहीं, ऐसा मत सोचिएगा बहुत टीचर्स है। आपके कॉलेज में कितने टीचर्स होंगे? अगर 500 स्टूडेंट है, अगर 500 स्टूडेंट होंगे, कितने टीचर होंगे? 20 होंगे, 20 होंगे। पूरा अगर मॉर्निंग शिफ्ट मिला दिया जाए, डे शिफ्ट मिला दिया और इवनिंग शिफ्ट मिला दिया जाए तो 2000 स्टूडेंट होंगे। अरे 2000 स्टूडेंट तो होंगे ही ना, तो 2000 स्टूडेंट में कितना 50 टीचर होंगे, 50 होंगे 60 टीचर होंगे। अब जो 60 टीचर 2000 स्टूडेंट पे है, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में कम से कम 10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, क्योंकि सप्ली वाले भी तो हैं, सप्ली वाले भी तो हैं, सब मिलाकर 10 लाख बच्चे स्टूडेंट, 10 लाख बच्चे अगर देते हैं एग्जाम, उसमें टीचर्स कितने हैं? बहुत लिमिटेड टीचर्स हैं। तो आपका जो कॉपी साइन होता है ना वो थोड़ा हड़बड़ी में साइन होता है। तो इट डजेंट मीन कि मैं इसको नेगेटिविटी बता रहा हूँ ना पॉजिटिविटी बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ अगर आप पॉइंट टू पॉइंट हेडिंग डाल दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में इतना टाइम नहीं रहता बैठ के कॉपी एक एक लाइन सब क्या करे चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप एंड हाउ डज इट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ, ये वाला वर्ड पूछ रहा है। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या था? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। तो क्या बोल रहा है? सस्टेनेबिलिटी यानी एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? हाउ डज अफेक्ट द लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। ठीक है ना, तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबिलिटी मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो बोल रहा है सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या। अब मैं तुमको दो तरीका बता रहा हूं। मैं अगर अपने कोचिंग सेंटर की बात करूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, कोचिंग सेंटर का ही बात कर रहा हूं। ठीक है, मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म कैसे चलेगा? मैं अगर अपनी कोचिंग सेंटर की बात करूं, जितना मेरी समझ है, जितना मैं मार्केट को रीड करता हूं, तो मुझे इतना पता है कि अगर आज के टाइम पे अगर आपको कोचिंग सेंटर खोलना है तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑनलाइन सिस्टम तो होना ही चाहिए, तब जाकर के आप सेंटर खोल। क्योंकि जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं, जितने भी सो कॉल्ड ऑफलाइन टीचर जो बहुत कम कैमरा के सामने आके पढ़ाते हैं, जस्ट उनका अपना पुराना सेंटर है, 10 साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन देख रहे होंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होंगे। रीजन है क्योंकि सबके पास टाइम ही नहीं है। आज के टाइम पे सबसे बड़ा खूबसूरती यही है, छोटा बच्चे के पास भी टाइम नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं बिजी है, वो भी कहीं ना कहीं बिजी है। हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, तो आज के टाइम पे किसी के पास टाइम नहीं है और सबका अपना अपना एक अलग अलग जर्नी है। आया समझ? तो आज के टाइम पे क्या है ना कि जो ऑनलाइन एजुकेशन, जैसे PW ज़्यादा फेमस ऑफलाइन से या ऑनलाइन से? ऑनलाइन से। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, नाम क्या आपका? अमन को। ठीक है, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स आज अगर वो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, फेमस हो गए, किसके वजह से हो गए? ऑनलाइन। इसका मतलब एक ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा स्कोप है। तो अगर मुझे APC को, अभिषेक पांडे क्लासेस को आगे बढ़ाना है तो एटलीस्ट मुझे ऑनलाइन में एक्टिव होना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ ऑनलाइन में एक्टिव रहूँ, पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता, मतलब वो बॉडी में ना अभी आ नहीं रहे। अरे एक्चुअली मैं जब बहुत छोटे से स्टार्ट किया ना, आपसे भी छोटा था तब से मैं पढ़ाना स्टार्ट किया। तो कोरोना के पहले भी तो हम लोग सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ाते थे। तो वो क्या है ना, 6-7 साल स्टार्टिंग का जो 6-7 साल ना, वो मैं ऑफलाइन पढ़ा दिया, तो वो अभी ब्लड में नहीं आ रहा है वो ऑनलाइन वाला। स्टिल हम कोशिश करता है कि कुछ अच्छा करे। वैसे होता है ना लोग आकर के एकदम चिल्लाते उल्लाते हैं, मस्त एकदम हाइप क्रिएट करते हैं, वो हम भी कोशिश करते हैं, पर वो फेक लगता है। ठीक है, बट हम कर लेगा, इतना पता है लॉन्ग टर्म में हम कर लेगा, थोड़ा बहुत हम कर लेगा। ठीक है, तो आज अगर बिजनेस को आगे बढ़ना है तो आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, पहला। दूसरा क्या है कि अगर आपको मेरा सेंटर, अगर मैं अपने सेंटर की बात करूं तो आपको किसी एक कोर्स को लॉन्च नहीं करना पड़ेगा, आपको वैरायटी ऑफ द कोर्स लॉन्च करना पड़ेगा। क्योंकि कभी न कभी आएगा कि एक कोर्स डूबेगा तो दूसरा कोर्स बचाएगा। तो आपको मुझे अपने सेंटर में 11, 12, BCom, MCom, CA, CS, CM में इतनी वैरायटी कम से कम करनी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी तो साइंस वाले टीचर भी रख के पढ़ाएंगे भाई, कुछ तो है ना, चले घर परिवार चले। तो इतना वैरायटी रखना पड़ेगा, कहीं एक जगह पे लॉस होगा तो दूसरा जगह मुझे क्या करेगा, बचा लेगा। आया बस समझ? ये मुझे इतनी समझ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि इतनी वैरायटी रखूं और इन फ्यूचर 5 साल के अंदर इतनी वैरायटी तुम लोग को दिखेगा। हो सकता है कि जब तुम लोग ग्रेजुएट हो तो इतनी वैरायटी मेरे पास आ जाए, मैं उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, सेकंड चीज, 2 चीज हो गया। पहला कि मुझे ऑनलाइन रहना है, और मुझे नए वैरायटी रखना है, 11, 12, BCom, MCom, CA, CM है। ठीक है,
इतना तो कम से कम रखना है। उसके बाद तीसरा मैंने क्या सोचा है कि बिजनेस टाइम टू टाइम अपग्रेड करने के लिए आपको कैपिटल भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत आपको सेविंग्स भी रखना है। हो सकता है कि एक दो ब्रांच खोलने का जरूरत पड़ जाए, अगर जरूरत हो सकता है भाई, लोगों का प्यार मिला तो एक दो ब्रांच खोलना पड़ जाए, तो उसके लिए भी कैपिटल का जरूरत, क्योंकि एक सेंटर चलने के लिए एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाकर आप एक सेंटर खोल पाते हो, ऑफलाइन सेंटर। मतलब जैसा मेरा सेंटर है ना, मेरा सेंटर खोलने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास 5 लाख रुपया होना चाहिए, तब जाकर तुम मेरा सेंटर खोल पाओगे। ठीक है, जैसा जो मैंने टेक्नोलॉजी दिया है, क्योंकि मेरा वीडियो क्वालिटी देखना कितना अच्छा होता है। ठीक है, चौथा मैंने अपना लॉन्ग टर्म के लिए किया है कि मुझे मार्केट के हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसा मार्केट है मुझको उसके अकॉर्डिंग ही अपने क्लासेस को अरेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही अपने कॉन्सेप्ट को मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मैं स्टार्टिंग जब किया पढ़ाना, जो अपना सेंटर में स्टार्टिंग किया, मैं स्टार्टिंग कब किया 2024 से, खुद का सेंटर। ऐसे तो मैं बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ दूसरे के सेंटर में जा जा करके, लेकिन मैंने अपना सेंटर कब चालू किया 1 मार्च 2024। 1 मार्च 2024 मैंने खुद का अपना सेंटर चालू किया। तो मैं स्टार्टिंग जो किया ना, बड़ा डेप्थ में किया, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, चाहे बड़ी चीज़ें ना बड़ी ढुक करके पढ़ाई, अंदर जाकर पढ़ाई। तो कुछ तारीफ भी किए और कुछ गाली भी दिए कि हम अगर इतने डेप्थ में पढ़ना था तो सीए कर लिए होते, आपके पास क्यों आए। तो कुछ लोग को बुरा लगा कि बीकॉम में आप इतना डेप्थनेस क्यों डाल रहे हो, अगर इतने डेप्थ में पढ़ना होता तो हम लोग सीए में कर लेते, हम लोग तो उससे डरते हैं तभी तो बीकॉम कर रहे हैं। अरे हाँ, बहुत सारे लोग का ओपिनियन है कि आप इतना डेप्थ में मत पढ़ाइए। तो चीज़ें भी समझ में आ गई कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाऊँगा, होता ना टू मच कभी कभी अच्छा नहीं होता है। तो फिर समझ में आया कि बैलेंस करना है, डेप्थ में भी जाना है और इतना भी नहीं चला जाना कि बच्चा भी बोर हो जाए। तो फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं जा रहा हूँ और बहुत ज़्यादा हल्का ऊपर ऊपर भी नहीं जा रहा हूँ, एक बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसा स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, इसलिए तुम लोग से रिव्यू मांगता हूँ ना, कैसा रिव्यू बताओ। तो जैसे जैसे रिव्यू आते हैं, जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही है, जैसे जैसे नए नए स्टूडेंट का मेंटालिटी चेंज हो रहा है, तो मेरा सेंटर का भी जो ग्रोथ है उसके हिसाब से ही है, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट चेंज होगी हमको भी उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर ये सब मैं करता हूं तो ये उम्मीद है कि मैं 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल सर्वाइव कर जाऊंगा। अगर मैं ये सब करता हूं तो मैं लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाऊंगा। ऐसे ही अगर एक बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो पहला कंडीशन तो यही है कि जैसा जैसे मार्केट चेंज हो रहा है आपका डिसीजन मेकिंग भी वैसे वैसे चेंज होना चाहिए। अगर मार्केट का नीड कुछ और है और आप कुछ और प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप सस्टेन नहीं पड़े। लोग इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, हम बोले आ बेटा अकाउंट्स पढ़ाएंगे, लोगों का डिमांड है इकोनॉमिक्स पढ़ने का, लाखों बच्चे बोल रहे नहीं इकोनॉमिक्स पढ़ना, हम बोले नहीं हम तो अकाउंट्स पढ़ाएगा। तो क्या डिमांड सप्लाई मैच हुआ? नहीं। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रही, जैसे जैसे लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, जैसे जैसे लोगों की इनकम चेंज हो रही है, माहौल चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो रही है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा और अपने बिजनेस को फिट करना पड़ेगा। तब एक उम्मीद है कि आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म में सर्वाइव हो पाएगा। दूसरा, जब तक आप सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दोगे सोसाइटी भी आपको कुछ नहीं देने वाली है। आज हम लोग YouTube में आकर के फ्री में कितना क्लासेस देते हैं। अरे YouTube में आकर मेरा चैनल देखो, कम से कम 400 वीडियोस होंगे, किसी के चैनल देखना 800 वीडियो होगा, 800 में उसका वीडियो होगा 2-2 मिनट का, 5-5 मिनट का होगा। मेरे चैनल पे 400 वीडियो है पर वो 1-1 घंटे का है। हाँ, मेरा हर एक वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे का होता है। मेरा ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर किसी के चैनल पे आप गए और उनका 1000 वीडियो है ना, तो उनका 1000 वीडियो का जो ड्यूरेशन होगा उससे ज़्यादा ड्यूरेशन मेरे वीडियो का है। तो सोचो मैंने YouTube में, अगर मेरा YouTube में 400 वीडियो है और मैंने हर एक वीडियो में मिनिमम 2 घंटे पढ़ाया है एवरेज, तो मल्टीप्लाई करके देख लो मैंने कितना फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया है। इतना कुछ हम लोगों ने सोसाइटी को दिया है, तो सोसाइटी का भी कृपा हमारे ऊपर है। अरे हाँ, अगर हम लोगों ने सोसाइटी को इतना कुछ दिया है तो सोसाइटी भी हमें दे रही है। आज आप लोगों से कैसे जान पहचान हुआ? उसी की मदद से हुआ कि कुछ अच्छा पढ़ाया, कुछ खराब पढ़ाया, कुछ फ्री में पढ़ाया, थोड़ा बहुत माउथ एडवर्टाइजमेंट हुआ, थोड़ा बहुत दिखा, कुछ नए लोग आए, बैनर लगवाया, आए बस, तब थोड़ा बहुत सोसाइटी की तरफ से हमें, और बहुत कुछ थोड़ा बहुत किया, बहुत कुछ मिला, जो मिल जाए बढ़िया ही है। अरे हाँ, ये सोच होना चाहिए। जब आप स्टार्ट किए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था,
अभी आपके पास बहुत कुछ है, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत कुछ चाहिए। जो है बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है तो पहला, जैसा सा मार्केट चेंज हो रहा है आपको वैसा सा मार्केट को भी, आपके बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा। मार्केट चेंज हो रहा है, बिजनेस को भी क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम चेंज होना पड़ेगा। प्लस आपको सोसाइटी के बेनिफिट के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी को बेनिफिट नहीं देते हैं, आपका प्रोडक्ट अगर सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि एट द एंड अगर सोसाइटी बेनिफिट लेती है तभी तो आपका प्रोडक्ट परचेज होगा। तो आप चाहते हो कि अगर आपका बिजनेस का प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म में बिके, लॉन्ग टर्म में लोग चाहे, तो आपके प्रोडक्ट का कुछ क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। तीसरा, आपको अच्छा खासा कैपिटल का रिक्वायरमेंट ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। क्योंकि जब चीज़ें चेंज होती हैं, जब चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हो रहा है, चेंज होता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको टीम रखनी पड़ेगी जो कंज्यूमर के पैटर्न को समझे कि कंज्यूमर किसकी तरफ जा रहा है, आपके कंपटीटर किसकी तरफ जा रहे हैं। तो आपके कंपटीटर ने अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आपके पास भी वैसी टीम होनी चाहिए कि सेम प्रोडक्ट लॉन्च करे या उससे बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च करे। अगर उसने 10 रुपया में लॉन्च किया तो आप 8 रुपया में लॉन्च करो। उसने जो क्वालिटी प्रोवाइड किया उससे बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करो। तो अगर आपको कंपटीशन को बीट करना है और कंज्यूमर के पैटर्न को समझना है, तो आपके पास पैसे के साथ साथ आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए। तो पैसा वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर जो आपको, अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास अच्छी टीम होगी, आपके पास अच्छा टेक्नोलॉजी होगा, अच्छा खासा लैब होगा, तब जाकर के आप लॉन्ग टर्म में क्या कर पाओगे, सर्वाइव कर पाओगे। तो किसी भी बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो 3 बेसिक फैक्टर होता है। पहला, आप मार्केट को रीड करिए, जैसा जैसा मार्केट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप अपने डिसीजन को भी क्या करिए, चेंज होइए। सेकंड चीज हो गया, आपके पास पैसा भरपूर होना चाहिए, सपोर्ट्स क्या होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो पैसा आपके पास होना चाहिए। और तीसरा जो बिगेस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताया, तुम लोग याद है क्या, तीसरा 3 चीज बताया। पहला, मार्केट जैसा चेंज हो रहा है वैसा। दूसरा, पैसा। तीसरा, टीम तो हो गया। पैसा, अगर पैसा है तो टेक्नोलॉजी है, टीम है। क्योंकि जो टीम आपके लिए काम करेगी उसको हर मंथ आपको सैलरी देना पड़ेगा, तो पैसा रहेगा तभी तो सैलरी दे पाओगे। तीसरा, सोसाइटी कि आपका प्रोडक्ट सोसाइटी के लिए बेनिफिट होना ही चाहिए। जब तक आपका प्रोडक्ट सोसाइटी को बेनिफिट नहीं दे रहा है तब तक आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर जाओगे, लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आपको बेनिफिट देना पड़ेगा सोसाइटी को। अगर आप सोसाइटी को बेनिफिट नहीं देंगे, सोसाइटी अभी आपको कुछ नहीं देगी। बिजनेस का पहला रूल यही है, सोसाइटी को बेनिफिट दो। सोसाइटी फिर आपके लिए लाइन लगाएगी। तुम्हारे एरिया में जिस कचौड़ी का दुकान फेमस होगा, लाइन देख लो कहाँ लगा हुआ, क्योंकि उसने बेनिफिट दिया सोसाइटी को। उसने सोसाइटी को बेनिफिट दिया, टेस्ट दिया ना, कि जो तुम्हारे घर पे नहीं है वो हमारे यहाँ पे टेस्ट है, आओ बेनिफिट दे रहे तुमको। तो लाइन देखो कितनी लगी हुई है। और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल सपोर्ट होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट इन्वायरमेंटल सपोर्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म में आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या लगा देगी, बैन लगा देगी, या लोग ही नहीं परचेस करेंगे। तो आपका प्रोडक्ट एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होना चाहिए। तो अगर आप एक इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, प्लस आपके पास कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट, और अच्छा खासा आपके पास पैसा भी है, प्लस आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे जो बिजनेस, जो सोसाइटी को पसंद आ रहा है, सोसाइटी को बेनिफिट आ रहा है, प्लस आप मार्केट को अच्छे से रीड कर पा रहे हैं, जैसा मार्केट वैसा रीड कर पा रहे हैं, तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर जाएंगे। सेम चीज यहां पे लिखा हुआ देख लो, एक बार पढ़ लो ना प्लीज, एक बार यहां से पढ़ लो, फिर मैं दोबारा पढ़ा देता हूं। अब इतना ज्ञानबाजी क्यों किया पता है, इतना ज्ञानबाजी करने से ना इस चैप्टर में तुमको डेप्थनेस समझ में आ रहा है। एक बार पढ़ो तो पैराग्राफ, बताना यही लिखा है या कुछ और लिखा हुआ है। हेलो, 3 वर्ड में फोकस, 3 वर्ड में मार्क कर रहा हूं। बैलेंसिंग द इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब, हेलो, बैलेंसिंग द इकोनॉमिक मतलब जैसा जैसा इकोनॉमिक कंडीशन, जैसा जैसा देश चेंज हो रहा है, जैसा देश का हालात चेंज हो रहा है, लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, आपको उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने का मतलब क्या है, जैसा डिमांड है आपको वैसा सप्लाई करना पड़ेगा। फिर क्या बोला, सोशल, जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो चाहती है आपको वो देना पड़ेगा, उनको बेनिफिट देना पड़ेगा, सोसाइटी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। लास्ट में क्या था, इन्वायरमेंटल, आपका जो प्रोडक्ट है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, तब जाकर आप बिजनेस क्या कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में
अच्छा, ये चीज पढ़ करके तुम लोग को बिजनेस का आइडिया आ रहा है? लाइफ में अगर कुछ बिजनेस करोगे तो 4-5 बात याद रखना। पैसा भरपूर होना चाहिए, अगर खुद का नहीं है पड़ोसी का होना चाहिए, कम से कम जरूरत पड़ने पे आ सके, या दोस्त यार का होना चाहिए। प्लस आपको प्रोडक्ट वैसा बनाना जो सोसाइटी को क्या दे, बेनिफिट। आप सोसाइटी को बेनिफिट दीजिए ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस यू विल गेट लॉट ऑफ कस्टमर। पता है जहां पे ना बेनिफिट आ जाता है ना, वहां प्राइस मैटर नहीं करता। अगर किसी को अभिषेक पांडे से ही पढ़ना है ना, तो अगर मैं प्राइस अच्छा खासा भी चार्ज करूँ, वो मेरे से पढ़ेगा, क्योंकि वो होता है ना भाई, सर अच्छा पढ़ा रहे तो समझ में आ रहा है, तो लॉन्ग टर्म। इसलिए प्राइस एक फैक्टर है, लेकिन उससे बड़ा फैक्टर है कि आप प्रोवाइड क्या कर रहे हो। चलो और पढ़ो। लास्ट में क्या बोला, इट इंश्योर दैट बिजनेस प्रैक्टिस डू नॉट हार्म द सोसाइटी। सुनो ना, बिजनेस प्रैक्टिस डू नॉट हार्म द सोसाइटी। 500 ग्राम का पैकेट था, आपने लिखा था नेट क्वांटिटी 500 ग्राम, लोगों ने जब उसको मेजर किया निकला 400 ग्राम, तो कितना दिन सर्वाइव कर जाओगे? सब तो बोलेगी तो चोर कंपनी है। लेकिन अगर 500 ग्राम लिख करके तुम 510 ग्राम देते हो, तो सब बोले यार कंपनी कितनी अच्छी, 10 ग्राम एक्स्ट्रा दी है, लिखिए 500 ग्राम। प्लस आपने लिखा है मैदा फ्री, ओनली वीट, और जब इंग्रेडिएंट पढ़ा गया तो लिखा है वीट ओनली 30%, 70% रिफाइंड वीट फ्लोर। रिफाइंड वीट फ्लोर का मतलब मैदा होता है। लिखे हो मैदा फ्री, अब प्रोडक्ट में है 70% मैदा, 30% गेहूं, आप कितना लॉन्ग टर्म सर्वाइव करो, नहीं कर पाओ। आपने जो लिखा है वो होना चाहिए। यही बोल रहा है कि डू नॉट हार्म, क्या बोला, डू नॉट हार्म द सोसाइटी। आप सोसाइटी को चीट मत करो, सोसाइटी को चीट। आपने सोसाइटी को बोला है कि भाई 100% मैदा फ्री है, तो आप बिल्कुल मैदा मत यूज करो। तो अगर आप सोसाइटी को बेनिफिट नहीं देते हो, सोसाइटी को चीट करते हो, तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि सोसाइटी तो कस्टमर है। तो कस्टमर, वो सही बात है, कस्टमर भगवान होता है, अब भगवान से दगाबाजी नहीं कर सकते। तो आपको, आपने जो किया बोला है, अगर बोला कि 100% वीट, तो 100% वीट आपको देना पड़ेगा। आपने जो प्राइसेस है वो अच्छे से सोच समझ के रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि प्राइसेस कुछ भी आप रख दिया, नहीं। तो डू नॉट हार्म द सोसाइटी और इन्वायरमेंट। अगर आप इन्वायरमेंट को हार्म करोगे, सोसाइटी से हार्म करोगे। देखो ना, आज हम और आप कैसे, हम और आज अगर हैं तो विद द हेल्प ऑफ इन्वायरमेंट और विद द हेल्प ऑफ सोसाइटी। अगर यही हार्म हो जाएगा तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाए। एंड द रिसोर्सेस आर यूज्ड इफिशिएंटली टू सपोर्ट द लॉन्ग टर्म। भाई आप लैंड, लेबर, कैपिटल, जो भी है आपके पास, जो भी है लैंड, आज मेरे पास जो भी मैन पावर है, अगर मैं उसको अच्छे से यूज नहीं करूंगा तो लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। आपके पापा के पास जो भी पैसा है, अगर वो पैसा अच्छे से सोच समझ के नहीं खर्च करेंगे तो लॉन्ग टर्म में फैमिली नहीं चला पाएगी। तो जो भी आपके पास रिसोर्सेस, उसको अच्छे से आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, जिससे आपका लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगा। बोलो क्लियर है? अच्छा, आगे पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो, हाउ इट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म बिजनेस ग्रोथ। पढ़ो ना सारा पॉइंट, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, रिसोर्स इफिशिएंसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन, एडेप्टेबिलिटी। याद है एडेप्टेबिलिटी, कि जैसा मार्केट चेंज हो रहा है, जैसा कंज्यूमर का प्रेफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसा एनवायरमेंट का लॉ चेंज हो रहा है, आपको उसके हिसाब से क्या लेना पड़ेगा, डिसीजंस लेना पड़ेगा। जो मैंने तुमको पढ़ाया सेम चीज है, एक बार पढ़ो ना, सब हो जाएगा। तो लाइव स्टूडेंट, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी पढ़िए आप लोग। आपके बुक में है, आपके पास बुक है तो अच्छा, बुक है, SM1 का बहुत सारा बुक पड़ा हुआ है। अगर कोई आपका दोस्त यार लेना चाहता है ना, अच्छा ठीक है, ले लेना बुक, ठीक है। लाइव स्टूडेंट आप लोग भी बुक आके ले जाइए भैया, बहुत सारा बुक आप लोग के लिए मंगा के रखे हैं। सुब्रनल, ज्योति, संस्कृता, सूरज, संध्या, ये बताओ ना, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल समझ में आया तुम लोग को? लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, ठीक है। उसका देखो, रिसोर्सेस इफिशिएंसी, कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस है, इफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल, नेचुरल मतलब जो भी आपके पास लैंड है, लेबर है,
इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। अरे लैंड लेबर कौन सा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स है। या फाइनेंशियल मतलब जो आपके पास पैसा है, तो आपके पास जो लैंड है, लेबर है, या जो पैसा है, या सिंपल बोलूं, आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो भी चीज आपके पास है उसको अच्छे से यूज करो, तब जाकर आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। सोशल का मतलब क्या हो गया? इथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबल। भैया अगर मैदा आपने लिखा है मैदा फ्री, तो मैदा नहीं होना चाहिए। आपने लिखा है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम या उससे ज्यादा, उससे कम नहीं, उसको बोलते इथिकल, इथिकल प्रैक्टिस। तो अगर आप एक इथिकल प्रैक्टिस है, सोशल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिस है, तब जाकर कंपनी का जो रेपुटेशन होगा क्या होगा? अरे तुम बोलो ना, लिखा था 500 ग्राम, तुम लोग उसको मेजर किया, निकला 510 ग्राम, तो गाली दोगे? अच्छा लगेगा? ये इसी बोलते हैं ना, रेपुटेशन को बढ़ाएगा। यही तो रेपुटेशन बढ़ाएगा। लिखा था मैदा फ्री, पलट के पड़ा 70% मैदा, क्या बोलोगे? तो बड़ी बेकार कंपनी है, बोलता कुछ और करता कुछ और। समझ गया तुम लोग? तो जो मैंने तुम लोग को पढ़ाया, वो 10 मिनट का ज्ञानबाजी किया था ना, वो सारा ज्ञानबाजी लिखा हुआ है यहाँ पे। पढ़ो पढ़ो। व्हाट आर द पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप? ये भी पढ़ लोगे ना? क्वेश्चन 4 हो जाएगा तो। अरे डे वन पढ़ाया था ना ये वाला, पब्लिक एंड प्राइवेट, इसको भी डन लिखो दो, इसको भी डन लिखो। क्वेश्चन 3 भी डन लिखो। क्वेश्चन 3 हो गया ना डन? तो 4 क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंस पढ़ लोगे ना? अच्छा ये गधा वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है ना पैसा का जरूरत क्या है बिजनेस में? अरे बाप रे, पैसा गधा वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है डिस्कस द नीड ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट आर द रोल इन बिजनेस डेवलपमेंट। बोल रहा है पैसा का जरूरत क्या है हर चीज के लिए। हर चीज के लिए। अगर आपको कैपिटल चाहिए तो पैसा चाहिए, स्टार्टअप कैपिटल, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, भैया स्टाफ को पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना, रेंट देना, उसके लिए पैसा चाहिए, ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, रिस्क अगर आ गया, रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। फिर इनोवेशन के लिए भी क्या चाहिए? पैसा। तो डन लिखो तो। गधा वाला क्वेश्चन दिया है लो, हो जाएगा तो। इतना मैं बता रहा हूं, अगर तुमने डे 1 डे 2 मेरा अच्छे से पढ़ लिया होगा तो चीजें अब क्लियर हो गई है, अब खुद से बना के लिख सकते हो तुम लोग। डन करो। अच्छा बोल रहे, हाँ, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या है? देखो, अगर आप बिजनेस को ट्रेंड को नहीं समझ पा रहे हो, इकोनॉमिक कंडीशन को नहीं समझ पा रहे हो, आपके कंपटीटर ने कोई और प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया जो आपसे बेस्ट है, आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो, या आप उनसे अच्छा प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर पा रहे हो, तो रिस्क है कि नहीं रिस्क है? अरे बोलो ना, रिस्क मैनेजमेंट का मतलब यहां पे क्या हो गया? हेलो सुनो ना, आपका जो कंपटीटर है वो आपसे बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, और अगर आप उससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं लॉन्च किए तब तो रिस्क है। आप अगर कंज्यूमर के पैटर्न को नहीं समझ पाए, जैसा देश का हालात चेंज हो रहा है, आपने अगर वैसा डिसीजन नहीं लिया तो भी रिस्क है। तो अब आप बताओ, आपके पास एक टीम तो होनी चाहिए जो कंपटीटर पे फोकस करे, जो कंज्यूमर के टेस्ट पे फोकस करे, जो मार्केट में इनोवेशंस हो रहे उस पर फोकस करे, और उसके अकॉर्डिंग क्या ले? डिसीजन ले। और लेट से मार्केट में अगर नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और आपके जो कंपटीटर है वो नए नए टेक्नोलॉजी को यूज करके वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो अब आपको भी तो वैसा करना पड़ेगा। आपको भी तो नए नए टेक्नोलॉजी को परचेज करना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो नई टेक्नोलॉजी परचेज करो या नया प्रोडक्ट को लॉन्च करो, या एक टीम बैठा करके जस्ट मार्केट को रीड करो, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए? हर चीज के लिए चाहिए पैसा। शहर में तो भाई देखा जाए, हम लोग अगर अब शहर में देखो ना, हर चीज के लिए पैसा चाहिए भाई, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो वही चीज सोचो, एक बिजनेस है, बिजनेस मतलब आपको कुछ भी, आपको टीम चाहिए, पैसा चाहिए, स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। आपके कंपटीटर ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो जो प्रोडक्ट वो लॉन्च किया, जो टेक्नोलॉजी वो लॉन्च किया, अगर आपके पास वो नहीं है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। देखो ना, एडुकेट फाइनेंस, अच्छा खासा पैसा, अलाउ बिजनेस टू हैंडल द अनसर्टनिटी। आपके पास अगर अच्छा खासा पैसा है तो आप अनसर्टनिटी क्या करेंगे? हैंडल कर लेंगे।
आपके कंपटीटर ने आपसे बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, ये सर्टेन था या अनसर्टेन था? अरे अनसर्टेन था ना। आपका जो कंपटीटर है वो आपसे बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और आपको पता नहीं चला, तो ये क्या था? अनसर्ट। कंपटीटर बोल के लॉन्च करेगा, लॉन्च कर रहे हैं देख लेना, ऐसा थोड़ी होता, वो तो अनसर्टेन है। तो अब अगर वो बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो अब आपको उससे बढ़िया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा। समझ गया ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला पैसा ये क्वेश्चन देखो, ये तो और घटिया क्वेश्चन है। बोल रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब इंटरनल सोर्स क्या है और एक्सटर्नल सोर्स क्या है? इंटरनल सोर्स, अगर आपको बिजनेस चालू करना है, अगर आपको बिजनेस चालू करना है तो उसका इंटरनल सोर्स क्या होगा? खुद का पर्सनल सेविंग। इंटरनल सोर्स समझ रहा है? खुद का, वो पैसा जहाँ खुद से आ रहा है, या खुद की सेविंग्स आ रहा है, या पापा के पैसे से आ रहा है, खुद का, तो पर्सनल सेविंग। दूसरा क्या है? रिटेन्ड अर्निंग, क्या आपने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट से कुछ पार्ट आपने क्या कर लिया? सेव कर लिया। अगर आप इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है बिजनेस ग्रो करने का? इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है? पहला, मेरे पास खुद की सेविंग पड़ी थी, मैंने उसको यूज कर लिया, हो गया इंटरनल। दूसरा क्या? मैंने प्रॉफिट कमाया, मान लो मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो 2 लाख में से मैंने 50,000 रुपया साइड में रख दिया, साइड में रख दिया कि जरूरत पड़ने पे ये 50,000 मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा। इसको बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग मतलब पार्ट ऑफ प्रॉफिट, जिसको बोलते हैं ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट। ऐसा पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो साइड में रिजर्व करके रखा है कि जरूरत पड़ने पे वो पैसा क्या करोगे? यूज करोगे। ये भी क्या हो गया? इंटरनल हो गया, पड़ोसी से थोड़ी आ रही है। सेल ऑफ एसेट, आपने एक एसेट को बेच दिया तो उससे पैसा मिल गया, ये भी क्या है? इंटरनल सोर्स है। मान लो कोई फर्नीचर था, वो यूज में नहीं था तो बेच दिया, उससे पैसा मिल गया, अब वो पैसा बिजनेस में लगा दिया, वो क्या हो गया? इंटरनल। लास्ट में क्या? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डे टू, देखो 2 टाइप का कैपिटल होता है, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। जैसे हम लोगों ने ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह परचेज किया, जो बेंचेस वगैरह परचेज किया है, ये फिक्स कैपिटल है। क्या है? फिक्स कैपिटल। लेकिन हर महीने रेंट देना पड़ता है, हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना पड़ता है, हर महीने जो एपीसी मेंबर्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, उनको पेमेंट करना पड़ता है, आपके लिए बुक का व्यवस्था करना पड़ता है, कुछ टूट गया उसको रिपेयरिंग करना पड़ता है, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो एक कैपिटल मेरा फिक्स लगा हुआ है और एक मेरा वर्किंग लगा हुआ है, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल जो आपके हैं वो भी तो आपके इंटरनल वाले हैं ना। तो बोल रहा है इफिशिएंट मैनेजमेंट एंड रिसीवेबल इन्वेंट्री एंड पेबल कैन फ्री अप द फंड ऑफ बिजनेस यूज। इसको कट कर देना तो वर्किंग कैपिटल कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, कट कर दो तो इसको, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओनर का खुद का कंट्रीब्यूशन, एडिशनल कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटरप्रेन्योर और पार्टनर व्हेन रिक्वायर्ड। होता है ना एडिशनल कैपिटल, वो नया कैपिटल लेकर आया। तो 4 पॉइंट याद रखिएगा। पहला क्या था? पर्सनल सेविंग। दूसरा क्या था? रिटेन्ड अर्निंग। तीसरा क्या था? सेल ऑफ एसेट, खुद का एसेट बेच दिया तो पैसा मिलेगा। लास्ट क्या था? ओनर कंट्रीब्यूशन। एक्सटर्नल सोर्स क्या है? ये तुम लोग को बराबर समझ में आ रहा है। पहला बैंक लोन, जो पैसा बाहर से आ रहा है, बैंक लोन। दूसरा क्या है? वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या? देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, इनमें इन पर टिक मार देना। नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा ये सब क्या होता है, नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, अरे गवर्नमेंट का सब्सिडी, गवर्नमेंट का छूट, जो टैक्स का छूट हो गया, वो भी तो एक्सटर्नल हेल्प है। अरे गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले रही है, या गवर्नमेंट आपसे टैक्स कम ले रही है, तो वो भी तो आपका हेल्प है। वो कौन सा हेल्प है? एक्सटर्नल हेल्प है। लास्ट में क्या है? क्राउड फंडिंग, ये भी मैं बाद में समझाऊंगा। और आपका जो सप्लायर है, सुनिए ना, आपका जो सप्लायर है वो महीने भर का, 2 महीने तक का उधारी पे सामान दे दिया, बोला सामान ले जाओ, बेचो, बेच के पैसा दे देना, ये भी तो अच्छी बात है। ये भी तो अच्छी बात। आज अगर मैं आप लोगों को एक बोला कि एक सेमेस्टर पढ़ लो, नेक्स्ट सेमेस्टर में जाना तो पुराने सेमेस्टर का फीस दे देना, हाइपोथेटिकल है, ठीक है। मान लो तुम लोग सेम 1 में पढ़ा, तुम लोग सेम 1 में पढ़ा, हम बोले प्लीज सेम 1 पढ़ लो, सेम 2 में जाना तो सेम 1 का फीस दे देना, फिर सेम 3 में जाना तो सेम 2 का फीस देना, सेम 4 में जाना तो सेम 3। तो 6 महीने का जो मैंने आपको रिलीफ दिया, ये भी तो सपोर्ट हो गया। ऐसे ही जो सप्लायर है, जो ऐसे जो सप्लायर है, वो सप्लायर आपको महीने 2 महीने तक का उधारी दे दिया कि ले जाओ सामान बेचो, बेच के पैसा मिलेगा, उससे मेरा उधारी चुका देना। हाँ हाँ, बात सही है, समझ गया ना? ठीक है।